अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स के अगर फॉर्म में बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना आना चाहिए। रैंक को फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, दोनों फॉर्म डिटर्मिनेंट वाला और इक्विलॉन वाला, एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मान के चलो देखो, जनरल फॉर्म, पहले तो जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म में क्या होती है, मान के चलो कोई लीनियर इक्वेशन है, देता हूँ कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी हुई है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 सेकंड लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो देखो, यूनिक अगर सॉल्यूशन होते हैं तो इसकी क्या कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये तो रही बात किस चीज़ के लिए, जनरल फॉर्म के लिए, कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स देखो, अगर मान के चलो मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं, मैट्रिक्स A इंटू एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स B, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें A के एलिमेंट हो गए, क्या यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स A है तो A1 A2 2 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से है। इसी तरीके से B मैट्रिक्स है B1 B2 B3 करके इस तरीके से, और X की है X1 X2 X3 इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा कि इस मैट्रिक्स A इक्वल टू B में अगर इफ AX इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि क्या 0 हो जाए, AX इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि B वाली जो मैट्रिक्स है वो 0 है सपोज, और क्या हो जाए कि AX इक्वल टू 0 मिल जाए। कब, जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स B इज 0 देन AX इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम होता है इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कब, अगर AX इक्वल टू 0 मतलब मैट्रिक्स B इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक AX इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यही किसकी कंडीशन होती है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की होती है। आया नहीं आया समझ में। लेकिन अगर B का कोई एक भी एलिमेंट अगर है, यानी कि B क्या है, अगर B क्या है, नॉन ज़ीरो है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर ज़ीरो नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, AX इक्वल टू B, इसको बोलेंगे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दो चीज़ समझ में आई क्या, फर्स्ट होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जब B इक्वल टू 0 हो जाए तो AX इक्वल टू 0 हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर AX इक्वल टू B हो, मतलब कोई भी एलिमेंट क्या है आपका 0 नहीं है, तो AX इक्वल टू भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। होमोजीनियस क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस क्या हो गया। इसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंसी की और नॉन इनकंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, या फिर बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। देखो, किसी भी इक्वेशंस के तीन सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन,
सेकंड होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और थर्ड होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर मान के चलो if the system of equation have the unique solution or infinite solution then the system is called the consistent। समझ में आया। अगर किसी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यदि किसी सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो क्या बोला जाएगा इसको? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन सा सिस्टम हो जाएगा? ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। कब? जब सॉल्यूशन क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। बट अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो क्या रखती हैं? हैव नो सॉल्यूशन। अगर उन्हें जो सॉल्यूशन क्या हैव नो सॉल्यूशन, तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ों क्लियर हो गई थी। कंसिस्टेंट क्या होता है, तो इनमें क्या है कि डाउट रहता है। आज इस डाउट को एकदम क्लियर कर लो लाइफ टाइम के लिए कि कंसिस्टेंट क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट क्या हो गया, होमोजेनियस क्या हो गया, इन होमोजेनियस क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस क्या हो गया। मतलब क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो वहाँ फंस जाओगे, तो इसलिए हर तरीके से कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो दो बातों तक पहुँच गए हम, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। अब याद रखने वाली और नोट वाली बात ये हो गई कि जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो ऑलवेज क्या कंसिडर करेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम को कंसिडर करेंगे। मतलब क्या कि होमोजीनियस, इसलिए मैंने पहले होमोजीनियस समझा दिया था। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगे वो क्या हो जाते हैं? कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब एक और इसमें अंदर वाली चीज़ क्या हुई कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगे उसमें के जो यूनिक सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? ऑलवेज ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। ट्राइवियल सॉल्यूशन होंगे। बोलो समझा ये चीज़? होमोजीनियस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, पहली चीज़ तो उसमें कंसिस्टेंसी होगी ऑलवेज। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दो सॉल्यूशन होते हैं, कौन से? यूनिक और इनफाइनाइट। उसमें भी हमेशा कौन से होंगे? ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ट्राइवल सॉल्यूशन ही होगा। और ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है? वो ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब एक तरीके से जीरो सॉल्यूशन होते हैं। जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या? फॉर ऑल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जो भी एक्स आई एक्स जो भी है, ऑल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं। सेकंड चीज़ क्या इसका मतलब? सेकंड बात ये है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज हैव यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव कौन से? तो यूनिक रखेंगे वो, और एक इनफाइनाइट रखेंगे और नो सॉल्यूशन। इनमें से कोई भी हो सकता है। समझ में आएगी? और होमोजीनियस सिस्टम में कौन से होंगे? ऑलवेज ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। क्यों? कंसिस्टेंसी हुई। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूशन होंगे? जीरो सॉल्यूशन। नॉन होमोजीनियस जो होती है वो क्या हो गई? तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं। कौन से? यूनिक भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब बी का कोई एलिमेंट नहीं। और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? ए एक्स इक्वल टू बी मतलब कोई ज़ीरो नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या कंसिस्टेंसी होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। अब आगे चलते हैं। लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है एम इंटू एन। देखो यहाँ एम क्या है? एम है नंबर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब अननोन्स, मतलब टोटल इन्हीं इक्वेशन कहने का मतलब होता है, ठीक है। और लेट रैंक जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम, किसी मैट्रिक्स ए की आर से डिनोट करते हैं, या कोई भी अगर इस मैट्रिक्स की रैंक है आर है सपोज करना है ना, तो जो रैंक होगी ना वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगी इन मिनिमम ऑफ एम और एन में से। ये इंपॉर्टेंट बात है पहले, ठीक है। कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा है रैंक की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। एम देखेंगे, एन देखेंगे। एम होता है नंबर ऑफ द लीनियर इक्वेशन और एन होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इन द फॉर्म x1 x2 x3, सब क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो उसकी अगर मान के चलो रैंक फाइंड कर ली है या फिर जो भी है, तो रैंक फाइंड करनी है, तो रैंक जो होगी वो मिनिमम होगा एम और एन में से, जो भी मिनिमम होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और एन में से हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ दो केसेस होते हैं, दो कंडीशन होती है। देखो अगर मान के चलो एम इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 है, तो रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन रैंक 3 होने से पहले एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, फिर मैंने तुमको रैंक निकालने के मेथड बताए हुए हैं कि कम से कम 3 तो हो ही सकती है। मान के चलो 3/4 की है, तो रैंक क्या हो जाएगी, 3। 3 और 4 में से लिस्ट क्या हो गया, 3। इक्वेशन 3 दी हुई है, वेरिएबल 4 दी हुई, तो क्या हो जाएगी, 3। लेकिन मान के चलो 3/3 हो गया सिस्टम, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो एटलीस्ट रैंक क्या हो सकती है, 3 तो हो ही सकती है। आई बात समझे। अब मान के चलो इसमें दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, इफ एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, तो जो रैंक होगी ना, वो जो रैंक होगी वो किसके लेस देन इक्वल होगी, एन की, क्योंकि तो एम और एम ने मैंने बताया था जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है, एन, तो एन से लेस देन इक्वल हो जाएगी रैंक। क्लियर है, ठीक। सेकंड चीज क्या, इफ एम इज लेस देन एन, अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम से लेस देन है, मतलब रैंक जो होगी वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी एम। और इन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ क्या कंफर्म है, ये कंफर्म 100% होगी कि जो रैंक होगी वो एम से तो कम ही होगी, और इधर रैंक जो है वो एन से तो कम ही होगी। क्यों, इसका मतलब कि क्या है कि ऑलरेडी एन छोटा हो गया किससे, एम से, मतलब क्या होगी, रैंक जो होगी एन से तो कम होगी, और ऑलरेडी एन से बड़ा क्या हो गया, एम। इसका मतलब क्या होगा कि रैंक जो होगी वो एन से तो छोटी ही होगी, एम से तो छोटी ही होगी, लेकिन एन के इक्वल भी हो सकती है। इसी तरीके से ये इन दोनों में छोटा कौन सा हो गया, एम हो गया, मतलब जो रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू एम हो सकता है, मतलब एम के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन एन से तो छोटा ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इतना होने के बाद में केस फर्स्ट बनता है क्या, इफ मान के चलो अगर रैंक किसके इक्वल हो जाए, एन के इक्वल हो जाए, अगर मान के चलो क्या कि रैंक जो है वो एन के इक्वल हो जाए, देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैव ओनली 0 सॉल्यूशन, मतलब ट्राइबल सॉल्यूशन। समझ में आएगी नहीं आई बात, बोलो। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये चीज़ ना, पहले तो ये सिस्टम कौन सा चल रहा है फिलहाल, होमोजीनियस चल रहा है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन चल रहा है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन चल रहा है दोस्तों। ए एक्स इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, a1x प्लस के b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y इक्वल टू 0, ये होता है इसका मतलब। ऐसे समझो बात। अगर मान के चलो x इक्वल टू b होता तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होती। क्लियर है ये चीज़ें। तो देखो अगर मैंने दो चीज़ बता दी, m इज़ ग्रेटर देन n, ये तो रैंक की बात होगी मान के चलो, है ना।
लेकिन केस फर्स्ट और केस सेकंड से क्या मतलब है कि सॉल्यूशन की पूछ सकता है। क्वेश्चन आते हैं ना ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, उनका बता रहा हूँ मैं। मान के चलो यदि रैंक इसके इक्वल हो जाती है, एन के इक्वल हो जाती है, देन द इक्वेशन जो कि ए एक्स इक्वल टू 0 गिवन है ऑलरेडी, उसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आएगी कब, जब रैंक किसके इक्वल हो, एन के इक्वल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो। ठीक है। सेकंड, मान के चलो अगर रैंक जो है वो लेस देन एन है, देन अगर रैंक जो है वो किससे कम आ जाए, एन से कम आ जाए, देन इक्वेशंस जो है ए एक्स इक्वल टू 0 है, उसके क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आई ये वाली बात, सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरी बात क्या, जो नोट वाली बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, वो क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैज आइदर ट्राइवल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस के जो सॉल्यूशन होंगे वे सिर्फ दो ही होंगे, यानी कि अगर चार ऑप्शन आ रहे हैं तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे देख के बता दोगे कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। कौन सा, या तो इनफाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन या ट्रायल सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा ऑप्शन नहीं होंगे दो में से। फिर उनमें से दोनों में से फाइंड कर लेना कि ट्राइवल कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। ट्राइवल तभी होगा जब रैंक किसके इक्वल हो जाएगी, एन की इक्वल हो जाएगी। और जब क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब रैंक लेस देन एन हो जाएगी। आई थिंक ये कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके फॉर्म में दिया हुआ है, होमोजीनियस सिस्टम पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ए एक्स इक्वल टू 0 गिवन है ऑलरेडी, ए एक्स इक्वल टू 0 पे बेस है। अब पूछ रहा है कि सॉल्यूशन होता हो कि जीरो सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो देखो इसको करने का तरीका, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इक्वेशन है तो क्या बना लेंगे, ए एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म बना लेंगे। यानी कि क्या मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 3 4 7 7 10 और 12। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखो यहाँ एम इक्वल टू क्या है, पहली चीज़ तो ये देखो एम इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सॉरी इक्वेशंस, कितनी इक्वेशन है 3। और एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है 3। बोलो समझाएं कि नहीं। अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो और रैंक निकालने की कोशिश करो। क्या निकालते हैं सबसे पहले, इनमें रैंक ही निकालते हैं। तो देखो रैंक कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले काम रहता है हमारा इसको 1 करना होता है जो कि ऑलरेडी 1 है। ठीक है। अब इस लाइन को 0 करने के लिए सबसे इसको देखो, इसको 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो R2 इक्वल टू R2 माइनस के 3R1 लगा दिया और फिर R3 इक्वल टू कितना जाएगा, R3 माइनस 7R1 हो जाएगा। सही है। करके देखते हैं भाई। तो देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 0, 4 माइनस के 3 माइनस के 2 और 7 माइनस के 3 2 से 6 1 बनिएगा क्या, सॉरी -2, इधर 0, इधर क्या आएगा 10 माइनस के 7 2 से माइनस के 4 12 माइनस के 7 3 से 21 माइनस के 9। बोलो आया कि नहीं आया। अब इन दोनों की बात करते हैं ना, तो R3 क्या हो जाएगा यहाँ से, R3 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो R3 माइनस के 2R1 2R2। तो देखो 1 2 3 तो है ही, 0 माइनस के 2 तो है ही। तो R3 चेंज करना तो देखो 0 माइनस के 4 माइनस 2 इंटू R2 0 माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस 2R2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 माइनस 9 2 2 सा 4 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4 माइनस के 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या, अगर मान के चलो इनको मैं प्लस करता हूँ, इस वाले को दे दो 1 + 0, इसको चेंज करने के लिए यहाँ 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है।
तो इससे ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी निकल के यहाँ से 3 हो जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स मान के चलो एम है, इसकी रैंक निकल के क्या आ गई 3 आ गई। क्या आ गई, इसकी रैंक के अंदर क्या आ गई 3 आ गई। तो यानी कि रैंक जो हो गई वो अगर 3 हो गई तो ये किसके इक्वल है, एम के और एन के इक्वल है, एक तरह से एन के इक्वल है। और आर इक्वल टू एन हो तो मैंने आपको बताया था कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे, ट्राइवल सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ट्राइवल सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर आर इज लेस देन एन होता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता। कौन से जाएंगे, ट्राइवल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। आया होगा समझ में मेरे ख्याल से दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।